गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ फंगी देखेंगे, उसका रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हेडिंग करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ फंगी। तो फंगी जो है एक लेटिन टर्म है। तो ये कैसा शब्द है? लेटिन शब्द है हिंदी में, लेटिन टर्म है। और ये लेटिन टर्म किससे मिलके बना है? फंग्योर। क्या? फंगर। ये फंगर का मतलब होता है टू फ्लोरिस। फंगर का क्या मतलब होता है लैटिन में? इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू फ्लोरिस। और फ्लोरिस का मतलब क्या होता है? अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो होगा इसका मतलब ग्रो फास्ट। ग्रो फास्ट। तो फंगी जितने भी होते हैं जल्दी ही ग्रो करते हैं, फास्ट रैपिडली ग्रोथ करते हैं। इसलिए ये किससे आया है लैटिन टर्म? फंगर। और फंगर का मतलब होता है टू फ्लोरिस। फ्लोरिस का मतलब होता है ग्रो फास्ट। अब शुरुआत में जब प्राइमरली देखा गया तो जो फंगी टर्म यूज किया जाता था मशरूम के लिए यूज किया जाता था। कवक शब्द जो है मशरूम के लिए यूज किया जाता है शुरुआत में, इनिशियल अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे प्राइमरली फंगी टर्म was used for was used for mushroom मशरूम। ठीक। और मशरूम एक ही मतलब नाइट में क्या हो जाता था? ग्रो हो जाता था। तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रो ओवरनाइट। ग्रो ओवरनाइट। ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट बनता है स्टडी ऑफ फंगी। स्टडी ऑफ फंगी। तो फंगस या कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद ये जो फंगी है ये टर्म किसने दिया? फंगी टर्म गिवन बाय। तो अगला पॉइंट फंगी टर्म गिवन बाय गैस्पार्ड बाउइन। तो फंगी शब्द देने वाले साइंटिस्ट जो थे गैस्पार्ड बाउइन थे। ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाता है आपसे कई बार क्वेश्चन, फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो इसको हम अलग पेन से क्वाइन करते हैं, फादर ऑफ माइको, सॉरी माइक्रो लिख गया ये, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है पी ए मिकेली है। पी ए माइचेली या मिकेली। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो प्लांट के जेनेरा पर आधारित थी। तो ये बुक का नाम था नोवा प्लांटेरम जेनेरा। नोवा प्लांटेरम जेनेरा। ठीक। इस ये बुक का नाम पूछ लिया जाता है कि माइचेली ने कौन सी बुक लिखी थी, कई बार पूछा है। नोवा प्लांटेरम जेनेरा। ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी पूछा जाता है। तो फादर ऑफ
मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है आपका पीए मुचेली है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी जो है डी बेरी है। याद रखिएगा, बेर में क्या लग जाता है? फंगस। तो बेरी, बेरी मतलब बेर, दे बेरी। तो बेरी से याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर कौन है? डी बेरी। ठीक है, तो आपको ट्रिक याद रहेगा, बेर, बेर से बेर, तो बेर में फंगस लग जाता है, तो आपको याद रहेगा फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट कौन है? डे बेरी। फिर उसके बाद अगला पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है ईजे बटलर है, ई जे बटलर। लेकिन कई किताबों में बी बी मुंडकर। तो आपको दोनों में से ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर देना हो तो ईजे बटलर लगाइएगा। ठीक है, तो कई किताबों में बटलर देखा गया है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फंगी के लिए परिभाषा दिए थे। ठीक है, डिफिनीशन दिए थे। उस साइंटिस्ट का नाम है एलेक्जोपोरस, एलेक्जोपोरस पोलस। तो एलेक्जोपोलस जो थे, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि फंगी जो होती है न्यूक्लिएटेड होती है और स्पोर बियरिंग करती है, स्पोर रखती है, और अक्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होती है। तो लिख सकते हैं इसमें, फंगी इंक्लूड्स न्यूक्लिएटेड स्पोर bearing and achlorophyll organism। तो फंगी जो होती है किसमें इंक्लूड की जाती है? न्यूक्लिएटेड होती है, दूसरा स्पोर बियरिंग होती है, और क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फंगी से भी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं इसकी जनरल कैरेक्टर के बारे में। तो अगले पेज में चलते हैं, तो हेडिंग करिएगा जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगी। क्या साधारण विशेषता? आपके यूनिट्स में लिखा है साधारण विशेषता बताइए। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि ये कैसे होते हैं? क्लोरोफिलर, यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। तो आप पहला पॉइंट बना के लिख सकते हैं, आ क्लोरोफिलस, आ क्लोरोफिलस यूकैरियोटिक। तो क्लोरोफिलस होते हैं, और कैसी इनकी सेल होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, और इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं, लेकिन वो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन उनमें पाई जाती है। तो लिख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, इसमें पाया जाता है। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट को पी आर से दिखा रहा हूं। तीसरा नंबर, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होती है, वैक्यूल प्रेजेंट।
जो रिक्तिका होती है वो भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें फोर्थ नंबर अब लिखते हैं कैरोटिनॉइड्स, पिगमेंट्स होते हैं, तो ये कैरोटिनॉइड्स जो है पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट्स, ठीक है। अब फंगी का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, तो अगला पॉइंट बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंगी। तो इसमें पहला पॉइंट कि ये जो होता है ये सभी जगह पाया जाता है, तो लिख सकते हैं इसमें एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब सभी जगह, एवरीवेयर। फंगस आप सभी जगह देखते हैं, एवरीवेयर जहां जहां हो सकता है। जैसे एवरीवेयर में जैसे वाटर, आपको वाटर में भी फंगस दिखते हैं, जैसे फूड, फूड में भी फंगस दिखते हैं, सॉइल में भी दिखते हैं, सॉइल मतलब मिट्टी, इसमें भी दिखते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी, ह्यूमंस में भी ऊपर फंगस पाए जाते हैं, जैसे हेयर जहाँ से ग्रोथ होता है, स्कल में, कई जगह स्किन में पाए जाते हैं फंगस। तो ऑन और इन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म, तो कई जीवों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये बॉडी में इसकी कैसी होती है, तो आपको पता चल गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब फंगस की बॉडी कैसे होती है ये देखते हैं। फंगस की जो बॉडी होती है, हेडिंग करेंगे बॉडी ऑफ फंगस, बॉडी ऑफ फंगस कैसी बॉडी होती है ये जान लेते हैं। तो इसकी जो बॉडी होती है मेनली फिलामेंटस लाइक होती है, तंतु जैसे होती है, फिलामेंट जैसे होती है। तो मेनली इसकी बॉडी जो होती है मेनली फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस लाइक, फिलामेंट जैसी होती है, ठीक है। अगर सिंगल फिलामेंट होगा, अगर पहला पॉइंट अगर बनाए कैसा फिलामेंट, सिंगल फिलामेंट, अगर सिंगल फिलामेंट होगा, बना देता हूं कैसे सिंगल फिलामेंट, ऐसे देखिए ये ऐसे सिंगल फिलामेंट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइफा। क्या कहलाएगा, हाइफा। सिंगल फिलामेंट होगा तो उसको हाइपा बोलेंगे, जबकि अगर डबल फिलामेंट है या मल्टीपल फिलामेंट है, मतलब दो से ज्यादा है, तो अगर मल्टीपल फिलामेंट्स होंगे, मल्टीपल फिलामेंट्स होंगे, बना के देखते हैं कैसे होंगे मल्टीपल फिलामेंट्स, ऐसे। ये अगर मल्टीपल फिलामेंट्स है तब इसको बोलेंगे हाइफी, सिंगल हुआ तो हाइफा, अगर प्लूरल है तो इसको बोलेंगे हाइफी, लिख लेंगे। फिर उसके बाद थर्ड जो है, अगर इसकी पूरी बॉडी हो गई, बॉडी बना लेते हैं कैसे होगा, ऐसे ये, ठीक है। अगर ऐसे होगा तो इसको बोलेंगे नेट ऑफ फिलामेंट। क्या बोलेंगे, नेट ऑफ फिलामेंट, नेट ऑफ फिलामेंट्स, ठीक है। नेट ऑफ फिलामेंट्स को आप बोल सकते हैं माइसीलियम, माइसीलियम, क्या बोलेंगे, माइसीलियम। और यही माइसीलियम की स्टडी को ही तो माइकोलॉजी बोलते हैं। पूरी बॉडी क्या कहलाती है, माइसीलियम। और
ये तो सिंगुलर हो गया। अगर प्लूरल बोलेंगे तो माइसीलिया बोलेंगे। तो जैसे ये एक फिलामेंट जो है, इस एक फिलामेंट को मैंने क्या बोला था, हाइफी, हाइफा। लेकिन यही प्लूरल जैसे हो जाते हैं, ये कुछ बहुत सारे जब फिलामेंट हो जाते हैं तब इसको बोलेंगे हाइफी। लेकिन जब नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जाल जैसी संरचना बन जाएगी, तब उसको बोलेंगे माइसीलियम। और यही माइसीलियम के स्टडी को तो ही माइकोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ माइसीलियम या स्टडी ऑफ फंगस, तो फंगस का जो यूनिट है वो क्या है, यूनिट है माइसीलियम। ये ठीक। तो ये माइसीलियम का स्टडी करते हैं, और यही माइसीलियम की स्टडी या फंगी की स्टडी क्या कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाती है। अब ये जो फिलामेंट्स होते हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो अगले पॉइंट में चलते हैं और हेडिंग करेंगे टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स। टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, तो ये हेडिंग करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फिलामेंट जो होते हैं, एक ऐसा फिलामेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं एसेप्टेट। कैसा होता है, एसेप्टेट, एसेप्टेट, एसेप्टेट टाइप का फिलामेंट। इसमें क्या होता है कि सेप्टा जो होता है वो पाया ही नहीं जाता। ए फॉर हो गया क्या, absent, और सेप्टेट मतलब सेप्टा, सेप्टा मतलब होता है पट। जैसे दरवाजा होता है, पट होता है, तो बीच में दोनों दीवालों को या दोनों मेम्ब्रेन्स को अलग करने के लिए सेप्टा पाया जाता है, एक पट पाया जाता है। तो इसमें सेप्टा ही नहीं पाया जाता, तो इसमें सेप्टा अब्सेंट होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि सेप्टा जो है वो पाया ही नहीं जाता। तो सेप्टा जैसे क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है। अब ये पाया कैसे जाता है देख लेते हैं। ऐसे होता है, देखिए, ये मान लेते हैं ये एक हाइफा है या माइसीलियम है। इसमें न्यूक्लियस तो होंगे, ये न्यूक्लियस है, छोटे छोटे, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है तो कई सारे पाए गए, इसीलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल रहे हैं। मल्टी न्यूक्लिएट, कैसा न्यूक्लियस है, इसमें कई सारे न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। और बॉटनी में मल्टी न्यूक्लिएट को सीनोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीनोसाइट। इंग्लिश में तो मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं, लेकिन बॉटनी में इसको क्या बोलते हैं, सीनोसाइट, ठीक है। और ये जो एसेप्टेड है, ये ब्रांच भी हो सकता है, नॉन ब्रांच भी हो सकता है। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये जो है ये ब्रांच डी भी हो सकता है और नॉन ब्रांच भी हो सकता है। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं। अब ये एसेप्टेड कौन से मतलब फंगी में पाया जाता है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल इसका है फाइकोमाइसिटीज। इसका जो एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज। अब ये फाइकोमाइसिटीज मेनली कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। इसलिए इन फंगी को हम एक्वेटिक फंगी भी बोलते हैं, जलीय फंगी बोलते हैं। चूंकि ये एल्गी से समानता रखते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एल्गल फंगी। और ये लोअर फंगी भी है, तो इनको बोल सकते हैं लोअर फंगी। दूसरा, ये जल में पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको एक्वेटिक फंगी भी कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट, ये एल्गी से समानता रखते हैं, इसलिए इनको एल्गी या एल्गल फंगी भी कहा जाता है, ठीक है। तो फाइकोमैस्टीज में कैसे सेप्टा पाए जाते हैं, जिनमें सेप्टा absent होते हैं, मतलब असेप्टेड होते हैं। तो पहला टाइप्स ऑफ फिलामेंट कैसा हो गया, असेप्टेड। दूसरा है सेप्टेट। दूसरा कौन सा है, सेप्टेट, सेप्टेट। तो सेप्टेट के बारे में जान लेते हैं।
सेप्टेड में क्या होगा कि सेप्टा जो होगा प्रेजेंट होगा, सेप्टा कैसा होगा, प्रेजेंट, मतलब पाया ही जाएगा। अब ये सेप्टेड जो होता है ये मुख्यतः 3 प्रकार का देखा जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है यूनिन्यूक्लिएट। पहला क्या है, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट। अब ये यूनिन्यूक्लिएट, यूनि का मतलब 1, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे कुछ माइसिलियम होंगे, माइसिलियम बना देता हूं, ये ऐसे माइसिलियम होंगे जिसमें सेप्टा तो प्रेजेंट होगा लेकिन जो न्यूक्लियस होगा एक एक पाए जाएंगे, तो ऐसे यूनिन्यूक्लिएटेड सेप्टा कहलाएंगे। अब ये पाए किस में जाते हैं, ये पाए जाते हैं एस्कोमाइसिटीज में। किस में पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा है बाई न्यूक्लिएटेड या डाई न्यूक्लिएटेड, डाई न्यूक्लिएटेड ज्यादा सही है, तो डाई न्यूक्लिएटेड या डाई न्यूक्लिएट। तो डाई न्यूक्लिएट में क्या होगा, ये माइसिलियम बनाता हूं मैं और इसमें बीच बीच में सेप्टा पाए जाएंगे, लेकिन जो न्यूक्लियस होगा डाई मतलब दो दो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो दो दो न्यूक्लियस होंगे। अब पाया किस में जाएगा ये भी जान लेते हैं, तो ये पाया जाएगा बेसिडियो माइसिटीज में। ठीक है, और सी नंबर देख लेते हैं जिसमें कई सारे न्यूक्लियस होंगे, तो उसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। अब हिंदी वाले पूछेंगे मल्टी का मतलब बहुत, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, तो केंद्रक हम बता रहे हैं। तो ये जो है माइसिलियम है, माइसिलियम में कई सारे केंद्रक पाए जा रहे हैं, कई सारे मतलब 2 से ज्यादा। ठीक है, तो ये पाया किस में जाता है, ये पाया जाता है ड्यूटेरो माइसिटीज में। किस में पाया जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। अब एग्जाम्पल तो ठीक है, आपको पता चल गया यूनिन्यूक्लिएट किस में पाया जाएगा, एक्सकोमाइसिटीज में, और डाइन्यूक्लिएट या बाइन्यूक्लिएट किस में पाया जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज में, और मल्टीन्यूक्लिएटेड ड्यूटेरोमाइसिटीज में। अब आपको पता है कि ABCD में ए कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में। तो 1 से याद रखिएगा कि कितने न्यूक्लियस है, यूनि, यूनि मतलब 1। ABCD में 2 नंबर में क्या पाया जाता है, बी, तो बी से याद रखिएगा कि डाई न्यूक्लिएट, डाई मतलब 2, और ड्यूटेरो, ड्यूटेरो मतलब 4, 4 मतलब 4 से अधिक या 4 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ऐसे कौन से होंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, अब उसके बाद टाइप ऑफ सेप्टा देख लेते हैं, तो अगला हेडिंग करेंगे टाइप ऑफ सेप्टा, टाइप ऑफ सेप्टा। सेप्टा ये है, इसको ही सेप्टा बोला जाता है। बीच बीच में जो पट्ट बने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही क्या कहलाता है, सेप्टा। अब ये सेप्टा जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक है नॉर्मल और दूसरा है कैसा, डॉली पोर सेप्टा। तो पहला जो सेप्टा है इसको बोलेंगे कैसा सेप्टा है, नॉर्मल सेप्टा। नॉर्मल सेप्टा कैसे होता है देखेंगे। और दूसरा कौन सा है, डॉली पोर, डॉली पोर सेप्टा। ठीक, और डॉली पोर सेप्टा को स्वैलन सेप्टा भी बोला जाता है, स्वैलन सेप्टा। अब जानेंगे ये डॉली पोर क्या होता है, स्वैलन क्या होता है, और नॉर्मल क्या होता है। तो ये चीजें हम पहले जानेंगे, ये सेप्टा के टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नॉर्मल सेप्टा बनता कैसा है। ये मान लेते हैं एक माइसिलियम की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये
और एक दूसरा भी है, ये यहाँ दोनों, ये जो सेप्टा है, अभी देखिए ये वाला यहाँ का मैं बता रहा हूँ, ये सेप्टा दिख रहा है, वही सेप्टा ये है। तो ये जो सेप्टा है ना, तो ये सेप्टा के बीच में छोटा सा एक पोर पाया जाएगा, ये जो है इस पोर बोलते हैं। ये क्या है? पोर। ये साइटोप्लाज्म को एक सेल से दूसरे सेल में क्या करता है? ट्रांसफर कर सकता है इसी पोर के थ्रू। तो ये पाया किस में जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पाया जाएगा एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एस्कोमाइसिटीज और दूसरा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है। अब उसके बाद हम डॉलीपोर सेप्टा के बारे में जानेंगे कि ये डॉलीपोर सेप्टा क्या होता है। तो ये जो होता है, ये जार लाइक स्ट्रक्चर होता है। डॉलीपोर का मतलब जार लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये जार लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है बना के देख लेते हैं। ये है माइसीलियम, ये माइसीलियम है, ये जार जैसी कंडीशन बना देगा ये। ठीक, इधर से भी बना लेते हैं। तो ये जो दो ठो माइसीलियम दिख रहे हैं, ये देखिए जार लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को क्या बोला जाता है? डॉलीपोर। ठीक, इसके ऊपर क्या होता है? एक मेम्ब्रेन जम जाती है ऐसे, ये एक मेम्ब्रेन होती है, सो प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इसी को हम बोल रहे हैं पैरेंथोसोम। क्या बोलते हैं? पैरेंथोसोम। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी को स्वेलन, मतलब स्वेलन का मतलब, स्वेलिंग का मतलब होता है फूलना, सूज जाना। तो ये देखिए यहाँ पास स्वेलिंग टाइप पे दिख रही है, इसीलिए डॉलीपोर सेप्टा को स्वेलन सेप्टा भी कहा जाता है। और ये पाया किस में जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसमें डॉलीपोर सेप्टा पाया जाता है। तो ये बेसिडियो माइसिटीज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। अगला हम देखते हैं फंगी का सेल वॉल किससे बना होता है। तो हेडिंग करेंगे सेल वॉल ऑफ फंगी। ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं, एमपीपीएससी का यूनिट नंबर फर्स्ट माइकोलॉजी के अंतर्गत चल रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आपकी पूरी यूनिट कवर कराई जाएगी। तो सेल वॉल ऑफ फंगी देखेंगे, सेल वॉल ऑफ फंगी इंपॉर्टेंट है। फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुछ फंगी होती है जिसको स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड। जो स्लाइम मोल्ड्स होती हैं उनको फॉल्स फंगी कहा जाता है, क्योंकि ये फंगी हो जैसी दिखती हैं लेकिन फंगी होती नहीं है, इसीलिए इनको फॉल्स मतलब झूठी फंगी फंगी कहा जाता है। अब ये फंगी होती नहीं, फॉल्स है, इसीलिए इसको नॉट फंगी भी बोल सकते हैं, नॉट फंगी। और इसमें सेल वॉल पाई ही नहीं जाती, तो सेल वॉल इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एक मेंबर है जो फाइकोमाइसिटीज का ही है, उसके अंदर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ऊमाइसिटीज। क्या नाम है? ऊमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज में जो लोअर फंगी है, तो ये कैसी फंगी है? इसको लिख सकते हैं लोअर फंगी। ठीक है।
अब ये लोअर फंगी में जो सेल वॉल पाई जाएगी, सेल वॉल क्या हो जाएगी, पाई जाएगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और बनी किससे होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बनी होगी ये सेलुलोज से, सेलुलोज एंड ग्लूकॉन, ग्लूकॉन। तो जो इनकी सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। अब कुछ फंगी जो जितने बच गए, बेसिडियोमाइसिटीज, डिटोरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, मतलब रेस्ट ऑफ फंगी, रेस्ट फंगी, जो भी फंगी बच गए, उन फंगी में जो सेल वॉल पाई जाएगी, सेल वॉल तो पाई ही जाएगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और जो सेल वॉल पाई जाएगी वो बनी होगी काइटिन की। किससे बनी होगी, काइटिन, जो एक तरह का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो बनी होगी काइटिन से बनी होगी। जो ऊमाइसिटीज में जो फंगी होंगी उनमें कैसी बनी होगी सेल वॉल, वो बनी होंगी सेलुलोज या ग्लूकॉन से बनी होगी। ठीक है, अब अगला हेडिंग देखेंगे कि ये पाया कहाँ जाता है, हैबिटाट। ठीक है, तो मेनली हैबिटाट देख लेते हैं कि क्या है हैबिटाट। तो हेडिंग करेंगे हैबिटाट, कि ये पाया कहाँ जाएगा। तो हैबिटाट जो है ये जैसे सॉइल होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर जब कार्बनिक, जैसे ये देखिए बना के दिखा देता हूँ, ये मान लेते हैं ये क्या है, सॉइल है, ये क्या है, सॉइल। तो सॉइल के ऊपर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल जमा हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल भी जमा हो जाती है। तो जब वेस्ट मटेरियल जब जमा हो जाते हैं तब इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस। क्या बोलेंगे, ह्यूमस। तो जो फंगी है मेनली कहाँ पाया जाता है, ह्यूमस में पाया जाता है। तो लिख रहा हूं पहला पॉइंट, ये क्या होता है, ह्यूमस सॉयल, ऐसी सॉइल जिसमें ह्यूमस है, मोस्टली प्रेजेंट, मोस्टली प्रेजेंट को। ठीक है, फिर दूसरा वाला पॉइंट है कि ये जो होता है मेनली कहाँ पाया जाता है, मॉइस्ट, मतलब जहां नमी पाई जाती है और जहां गर्मी होती है। तो मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस, वार्म हैबिटाट। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये कैसा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर भी पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर भी पाया जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि ये मेजरली फंगी कहाँ पाए जाते हैं, अंधेरे में, डार्क में पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं मेजरली ऑफ फंगी कहाँ पाए जाते हैं, डार्क में पाए जाते हैं। कहाँ, डार्क। क्यों पाए जाते हैं डार्क में, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता, और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा, तो इनको प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये डार्क में पाए जाते हैं या डिम लाइट में पाए जाते हैं। लाइट भी होगी तो कम होगी, वहां पाया जाएगा। अब ये फूड, कैसे फूड अपना फूड बनाते हैं ये देखते हैं। तो अगला हेडिंग करेंगे फूड। फूड, तो ये फूड कहाँ होगा, तो फूड, इसमें तो क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता, तो इसमें तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल होता है अब्सेंट, पाया ही नहीं जाता। ठीक है, अब जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो कहाँ न कहीं से ये भोजन का तो प्राप्ति करेंगे, तो ये दूसरे पर आधारित होते हैं, और जब दूसरे पर आधारित होंगे तो इसको हेटेरोट्रॉफिक बोलेंगे।
अगर खुद पर आश्रित होते, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते, तो इनको क्या बोला जाता? ऑटोट्रॉफिक, स्वापोषी। हम इसको बोल सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक। कैसा बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक। हिंदी में बोलते हैं विषमपोषी। अब विषमपोषी है तो मेनली ये अपना भोजन अवशोषण करके प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसा? अवशोषण, अवशोषण करके। अब ये कहाँ से अवशोषण करेंगे? तो कई प्रकार से ये अवशोषण कर सकते हैं। तो पहला तो मैं लिख सकता हूं ये मृतोपजीवी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक इंग्लिश में बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का हिंदी मृतोपजीवी। तो ये सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे? एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ठीक है, तो फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, इंग्लिश में लिख लेते हैं, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, तो सैप्रोफिटिक का मतलब मृतोपजीवी, मृतजीवों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सैप्रोफिटिक में भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे लिखता हूं मैं ए टाइप। ए टाइप ऐसा टाइप है जो ओनली सैप्रोफिटिक होगा। तो ओनली को साइंस में क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी। क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी। सैप्रोफाइट। तो केव ऑब्लिगेटरी, तो ऑब्लिगेटरी का शुरू वाला वर्ड क्या है? ओ। ओ का मतलब होता है ओनली। तो कहीं भी ऑब्लिगेटरी आए तो ओ फॉर ओनली। तो केवल सैप्रोफिटिक होता है, केवल मृतोपजीवी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये जो केवल सैप्रोफिटिक होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो लिख सकते हैं हम कि डोंट हैव इन्फेक्शन कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी होती ही नहीं है। ओनली सैप्रोफिटिक होती है, मृतोपजीवी होते हैं। जब तक डेड ऑर्गेनिक मैटर है तब तक एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल इसमें ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? मरे पर, मरे पर। मरे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सैप्रोफिटिक है, मृतोपजीवी है। तो मरे से याद रखिएगा म्यूकर। तो पहला एग्जाम्पल है म्यूकर। और दूसरा पर फॉर हो गया पेनिसिलिन। क्या हो गया? पेनिसिलियम। तो याद रहेगा आपको कि ऑब्लिगेटरी सैप्रोफाइट कौन कौन से हैं? म्यूकर है और दूसरा क्या है? पेनिसिलियम है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब फैकल्टेटिव में शुरू का टर्म क्या है? एफ। एफ फॉर हो गया फ्यू। तो कुछ समय के लिए क्या बन जाते हैं? सेप्रोफाइट से पैरासाइट बन जाते हैं। अगर सेप्रोफाइट मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर खत्म हुआ तो ये क्या बन जाएंगे? पैरासाइट। एग्जाम्पल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल के लिए भी ट्रिक मैं बताता हूं। ट्रिक क्या है? एफ बी पी। एफ फॉर हो गया क्या? फ्यू टाइम, फ्यू टाइम। बी फॉर हो गया बियर, पी फॉर हो गया पार्टी। तो फ्यू टाइम बियर पार्टी।
तो यहाँ पास पहला एग्जाम्पल हो गया फ्यूजेरियम, ये याद करने का तरीका है, फ्यूजेरियम। दूसरा है बोटराइटिस, दूसरा कौन सा है, बोटराइटिस। और तीसरा है पाइथियम, क्या है, पाइथियम। तो तीनों चीज आपको याद होना चाहिए। तो पहला मैंने क्या बता दिया, सैप्रोफिटिक। अब हम देख लेते हैं दूसरा है पैरासिटिक। क्या है, पैरासिटिक। तो पैरासिटिक के बारे में देख लेते हैं, कौन सा है, पैरासिटिक। तो दूसरा वाला है पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट में भी दो प्रकार के होंगे। पहला होगा क्या, वही ऑब्लिगेटरी, तो इसमें लिखेंगे ऑब्लिगेटरी, क्या, पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी मतलब ओनली पैरासाइट, मतलब केवल पैरासाइट होंगे। तो ये जो पैरासाइट होंगे केवल, तो ये होस्ट के ऊपर क्या होंगे, तो यहां पास लिख सकते हैं कांट सरवाइव विदाउट होस्ट, बिना होस्ट के ये सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो मैं लिख रहा हूं कांट सरवाइव विदाउट होस्ट, बिना होस्ट के ये सरवाइव नहीं करेंगे। इसमें जानना है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, MMR। M फॉर हो गया क्या, डाउनी मेल्ड्यू, क्या, डाउनी मेल्ड्यू। दूसरा हो गया पाउडरी, पाउडरी मेल्ड्यू। तीसरा हो गया कौन सा, रस्ट। तो याद रखिएगा M फॉर मेल्ड्यू, M फॉर मेल्ड्यू, और R फॉर हो गया रस्ट। ये डिजीज पैदा करते हैं हमेशा, पाउडरी डिजीज हो गया, रस्ट हो गया, डाउनी हो गया। तो ये जो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है हमेशा क्या पैदा करते हैं, डिजीज पैदा करते हैं। अब अगला है जिसको बोलते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक। तो बी नंबर जो पार्ट है इसको बोल सकते हैं क्या, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक। मतलब फ्यू टाइम्स ये मर्तोपजीवी भी बन जाते हैं। अब जब फ्यू टाइम्स मर्तोपजीवी बन जाते हैं, पैरासाइट तो पहले से थे लेकिन कुछ समय के लिए कुछ बन जाते हैं ये मृतोपजीवी। तो ये एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसमें एग्जाम्पल है ऑस्टिलेगो, ये भी एक पैरासाइट है। दूसरा है फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा। अगला है स्फैक्लोथीका, स्फैक्लोथीका, ठीक है। फिर उसके बाद टैपारीन, टैफरीन। तो ये चार एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब हम जान लेते हैं अब जो ये पैरासाइट है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ये जो पैरासाइट है मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। एक होगा क्या, एंडो पैरासाइट। कैसा होगा, एंडो पैरासाइट, जो अंदर पाया जाएगा। एक होगा एक्सो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट, जो बाहर पाया जाएगा। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये कौन कौन से हैं, देख लेते हैं अगले पेज में। अगला हेडिंग करेंगे
एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार पूछ भी लेता है। तो पहला एग्जाम्पल है पाइथियम, क्या नाम है? पाइथियम। दूसरा एग्जाम्पल जो है ऑस्टिलिगो, ऑस्टिलेगो। तीसरा एग्जाम्पल है रस्ट, पढ़ेंगे अच्छे से रस्ट। फिर अगला है, अगला रहने दीजिए, ठीक है। तो एंडोपैरासाइट जो है वो तीन ही प्रकार का। फिर उसके बाद एक्टोपैरासाइट जान लेते हैं, जो बाहर पाए जाते हैं। तो एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट जो बाहर पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल जो है इसमें वाइन मोल्ड, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल वाइन मोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जो फंगस है वो सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो अगला है सिम्बायोन्स। तो थर्ड नंबर, पहला तो मैंने सैप्रोफाइट बताया, दूसरा मैंने पैरासाइट बताया, और तीसरा जो है सिम्बायोंट मतलब सहजीवी, सिम्बायोन्स सहजीवी के रूप में होते हैं। अब कौन कौन सी एग्जाम्पल है ये भी जानेंगे। एग्जाम्पल है इसमें कौन सा? पहला है लाइकेन, जो अपने सिलेबस में भी है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये लाइकेन जो है इंपॉर्टेंट है, हम सिलेबस में है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो लाइकेन जो होता है ये एल्गी में, मतलब एल्गी भी इसमें होती है, और दूसरा क्या होता है? फंगस भी होता है। क्या होता है? ये दोनों साथ साथ जीवन यापन करते हैं। कैसे? सहजीवता वाले, म्यूचुअलिज्म, दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, घाटा किसी को नहीं है, दोनों फायदा करते हैं। कैसे? एल्गी क्या करता है? इस लाइकेन को, मतलब क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस करा के भोजन प्राप्त करवाता है, और फंगस इसको रहने के लिए जगह देता है। तो एक मकान देता है और दूसरा एक भोजन देता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए जीवन यापन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। तो ऐसी सहजीवता, सिम्बायोसिस क्या कहलाती है? म्यूचुअलिज्म कहलाती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फायदा दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा। कौन सा है? माइकोराइजा। जो माइको का मतलब माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब माइसीलियम, मतलब इसमें फंगस है, ये वाला पार्ट तो फंगस है। और राइजा, राइजा का मतलब रूट। कौन सी रूट? रूट ऑफ हायर प्लांट। तो हायर प्लांट के रूट में फंगस जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? माइकोराइजा कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखा। उसके बाद कुछ सेल्स पाई जाती है, वो सेल्स जो होती हैं वो मोटाइल होती है। मोटाइल का मतलब मोबाइल, मोबाइल मतलब गतिशील होती है। तो कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती है फंगस में जो मोटाइल होती है। तो मोटाइल सेल्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी सेल्स जो फंगस में पाई जाती है। तो पहला कौन सा है? पहला है फाइकोमाइसिटीज। पहला पॉइंट क्या है? फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज में मेनली जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होते हैं तो इसमें कुछ मोटाइल सेल्स पाई जाती हैं जो कहलाती हैं जू स्पोर। क्या कहलाएंगी? जू स्पोर। अब ये मोटाइल कैसे होती है? क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, और जब फ्लैजिला पाया जाएगा तो ये मोटाइल होंगे, ठीक है। तो जू स्पोर एंड गैमीट्स आर मोटाइल। तो गैमीट और जू स्पोर क्या होते हैं? इसमें मोटाइल होते हैं। अब ये जू स्पोर में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फ्लैजिला। क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला जो होते हैं मुख्यतः टू टाइप्स के होते हैं इसमें।
एक होता है वी प्लस, एक होता है क्या, वी प्लस मतलब चिकना फ्लैजिला होता है, और एक होता है खुरदुरा टिंसिल मतलब छोटे छोटे उभार लाइक होता है, टिंसिल फ्लैजिला। तो फ्लैजिला कैसे अरेंजमेंट में होता है, 9+2 11 के अरेंजमेंट में होता है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ फंगी मतलब इन फाइकोमाइसेटीज के अलावा जितने फंगी बच गए उनमें क्या पाया जाता है, रेस्ट ऑफ फंगी मतलब जितने फंगी बच गए उसमें मोटाइल सेल प्रेजेंट ही नहीं होती, मतलब इसमें जो गैमेट्स बनेंगे नॉन मोटाइल होंगे, तो मोटाइल सेल एब्सेंट होते हैं, पाया ही नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो टॉपिक है जो आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में है, वो इम्पोर्टेंट है, क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तो अगले पन्ने में चलते हैं, अगला हेडिंग करेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे कैसे इसका एग्रीगेशन हुआ, कैसे कैसे डेवलप हुए, तो ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थैलस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला हम देखेंगे यूनिसेलुलर फंगी। पहला पॉइंट हम बनाएंगे क्या, यूनिसेलुलर फंगी। यूनिसेलुलर फंगी मेजरली पाया किस में जाता है, लोअर फंगी है ये, क्या है मेजरली, लोअर फंगी। अब ये लोअर फंगी क्या कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें काइड्रिड्स, क्या, काइट्रिड्स, काइट्रिड्स के जो भी समूह में है मेंबर वो सभी की यूनिसेलुलर होता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि एक सेल पाई जाती है, एक फंगस में सेल पाई जाती है, और ये जो सेल होती है ये कैसी सेल होती है, वेजिटाटिव सेल होती है, और ये वेजिटेटिव सेल आगे डेवलप होके क्या बना लेती है, रेप्रोडक्टिव सेल, रेप्रोडक्टिव सेल्स बना लेती है। अब जब ये रेप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगी तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे होलोकार्पिक, क्या कहलाएगा ये, होलोकार्पिक, ठीक है। तो आपको होलोकार्पिक, होलोकार्पिक किसे बोलेंगे ये भी जान लीजिए। कंप्लीट सिंगल सेल, इसको लिख सकते हैं हम, कंप्लीट सिंगल सेल become reproductive, become reproductive, समझ में आया। होलोकार्पिक का मतलब कि कोई भी जो सिंगल सेल है उसकी पूरी कंप्लीट सेल कैसे काम करे, रेप्रोडक्टिव सेल की तरह काम करे, तब उसको बोलेंगे क्या, होलोकार्पिक बोलेंगे। अब कुछ जो सेल होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, यूनिसेलुलर मैंने बताया, दूसरी सेल है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर फंगी। तो मल्टी सेलुलर फंगी जो होती है उनको बोलते हैं हम यूकॉर्पिक फंगी, क्या बोलेंगे, यू कॉर्पिक फंगी। कैसी फंगी होंगी, यू कॉर्पिक फंगी होगी। अब यू कॉर्पिक फंगी का मतलब यहां पास लिख लेते हैं, फ्यू पार्ट ऑफ माइसीलियम
few part of mycelium becomes reproductive, becomes reproductive, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट, मतलब जितना बच गया, रेस्ट ऑफ पार्ट, रेस्ट रीमेन पार्ट क्या कहलाएगा? वेजेटाटिव कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं कि ये दिखता कैसे है। यूनिसेलुलर तो मैंने ये दिखा दिया, अब मल्टी सेलुलर जो होगा उसको भी बना लेते हैं। मल्टी सेलुलर ही बनाते हैं। ठीक, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? माइसीलियम कहलाएगा, ठीक। अब जो होगा, जो है ये, अब इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर वाले जो पार्ट्स है माइसीलियम का, ये काम करने लगते हैं रेप्रोडक्टिव सेल्स की तरह। ये जो ऊपर इरेक्ट वाले पार्ट है, ये रेप्रोडक्टिव हो जाते हैं, जबकि ये वाला रेस्ट ऑफ पार्ट ये होता है वेजिटाटिव। क्या हो जाता है? वेजिटाटिव हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये रेप्रोडक्टिव सेल्स की तरह काम करते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ पार्ट्स, जो बेस का पार्ट है माइसीलियम का, वो वेजिटेटिव तरह के काम करते हैं। तो मल्टी सेलुलर फंगी में ऐसे होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम जान लेते हैं कि सेप्टा के बारे में। तो अगला पॉइंट है जिसको सेप्टा के बारे में जान लेते हैं कि सेप्टा कैसे पाए जाएंगे। सेप्टा, तो सेप्टा पहले हम देख लेते हैं फाइकोमाइसिटीज में कैसे हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में सेप्टा तो पाए ही नहीं जाते, मैंने पहले ही बताया है। सेप्टा इसमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। सेप्टा अब्सेंट होते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये सेप्टा जैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन पाया नहीं जाता। तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ reproduction। तो एट द टाइम ऑफ reproduction ये सेप्टा जैसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन सेप्टा पहले से इसमें नहीं पाया जाता। ये देखिए, माइसीलियम से लाइक एज सेप्टा, ये जो बना सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर बना, इसको हम बोल सकते हैं रेप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके बाद एट द टाइम ऑफ डैमेज, कुछ समय के लिए डैमेज जब होता है तब, एट द टाइम ऑफ डैमेज, डैमेज के समय क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव कंडीशन की तरह काम करने लगता है। देखिए कैसे, मान लेते हैं ये माइसीलियम है, लेकिन यहाँ पास ये डैमेज हो गया, तो ये डैमेज पार्ट यहाँ पास ये सेप्टा बन जाएगा, ठीक है। तो सेप्टा बना कैसे? जब रिप्रोडक्शन का टाइम होगा तब सेप्टा बन जाएगा, जब डैमेज हो जाएगा तब बन जाएगा। तो ये डैमेज कंडीशन में है, डैमेज पार्ट है, ठीक है। तो ये जो बन गया ये सेप्टा है, ठीक। तो फाइकोमाइसिटीज में इस तरह होता है। अगला है एस्कोमाइसिटीज। दूसरा है क्या? एस्कोमाइसिटीज, या इसी के मतलब कुछ और क्लास है जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसमें कैसा सेप्टा पाया जाएगा ये देख लेते हैं।
तो नॉर्मल सेप्टा पाया जाता है, एन्यूलर सेप्टा पाया जाता है। तो इसमें सेप्टा जो पाया जाएगा, इसमें नॉर्मल सेप्टा है, नॉर्मल सेप्टा, या बोल सकते हैं एन्यूलर, एन्यूलर सेप्टा। ठीक, अब ये सेप्टा कैसे पाया जाएगा देख लेते हैं। ये देखिए, ये है माइसीलियम, यहां से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, यहां दूसरा माइसीलियम, ये। तो ये जो सेप्टा बन रहे हैं, यहाँ पास ये पोर होता है, तो आंतरिक रूप में बनते हैं सेंटर की तरफ से, तो इनको बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल सेप्टा। ठीक है, तो ये कैसे सेप्टा होते हैं, सेंट्रीपिटल सेप्टा होते हैं। ठीक, अब आगे सेप्टा कुछ अलग अलग प्रकार के भी बनते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कैसे सेप्टा बनेंगे। यदि ऐसे सेप्टा बने, ये माइसीलियम है, ऐसे सेप्टा बन जाए, ये सेप्टा जैसे बना तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेप्टा। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स सेप्टा, अनुप्रस्थ रूप से बना है। ठीक है, और कभी कभी ये लॉन्गिट्यूडनल भी बनता है, जैसे ये माइसीलियम है, ऐसे बीचों बीच सेप्टा बन गया। जब बीचों बीच सेप्टा बनता है तब ये लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा। अगला है जिसको ऑब्लिक सेप्टा कहें, ये भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो ये रेयर फंगी में पाया जाता है, ये पाया ही नहीं जाता वैसे, लेकिन रेयर कुछ मात्रा में कभी कभी पाया जा सकता है। ये अगला है, ये माइसीलियम है, कभी कभी ऐसे सेप्टा बन जाता है, तब इसको बोलेंगे ऑब्लिक सेप्टा। क्या बोलेंगे, ऑब्लिक सेप्टा। ये भी बहुत ही रेयर मात्रा में पाया जाता है, तो ये जो दोनों हैं ये रेयर पाए जाते हैं। ट्रांसवर्स सेप्टा आपको देखा जा सकता है, सेंट्रीपिटल सेप्टा आपका देखा जा सकता है। ठीक है, अब अगले जो हैं, अगला है बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में भी सेप्टा पाया जाता है, मैंने अभी बताया था। तो बेसिडियोमाइसिटीज में मैंने कौन सा सेप्टा बताया था, डॉलीपोर सेप्टा। कौन सा सेप्टा, अगला कौन सा है, बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसमें कैसा सेप्टा पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा डॉलीपोर सेप्टा। इसी को स्वैलन सेप्टा भी कहा जाता था, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी। तो अगला हेडिंग करेंगे मॉडिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी। तो मॉडिफिकेशन कैसा होता है ये जानेंगे। तो एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लेते हैं फिर समझाता हूं। यूजुअली हाइफी आर इंटरवोलेन। ठीक है, इंटरवोलेन, इंटरवोवेन। ठीक है, लूजली but sometime they aggregate to form different shape, to form
डिफरेंट सेफ। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें कई तरह के हाइपी का मॉडिफिकेशन होता है। पहला है, उसका नाम है प्लैक्टन कायमा। मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो पहला कौन सा है, प्लैक्टन कायमा। प्लैक्टन कायमा, प्लैक्टन कायमा, पैरन कायमा, प्लैक्टन कायमा, ये उसी तरह है। ठीक है, तो ये फॉल्स टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये फॉल्स टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये प्लैक्टन कायमा जो है ये कई प्रकार से पाया जाता है। तो ए नंबर है जिसको बोलते हैं प्रोजेन कायमा। ए नंबर पार्ट है प्रोजेन कायमा। इंपॉर्टेंट है प्रोजेन कायमा। कैसे, देखिए, प्रोजेन कायमा पाया किस में जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ये। ठीक है, तो इसमें क्या बीच बीच में सेप्टा भी होंगे, ये। तो ये पाया जाता है मेजरली क्लैविसेप्स परप्यूरिया में। किसमें, क्लैविसेप्स परप्यूरिया। किसमें पाया जाएगा, क्लैविसेप्स परप्यूरिया में। तो हाइफी आर मोर एंड लेस पैरेलल। इसमें देखिए जितने भी हाइफी यहाँ पास माइसीलियम में जो भी हाइफी फिलामेंट्स हैं वो पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पास हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं हाइफी, ये देखिए यहाँ पास इसके लिए लिख रहा हूँ, हाइफी आर मोर और लेस पैरेलल, और लेस पैरेलल। ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होता है, पैरेलल होता है, टू ईच अदर। हिंदी में समझ में आया होगा। फिर उसके बाद ये इंडिविजुअली क्या होता है, इनका आइडेंटिफिकेशन किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहां पास अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ हाइफी आर मेंटेन्ड। ठीक है, तो यहां पास मैंने हाइफी के बारे में बताया क्लैविसिक्स परप्यूरिया में। ठीक, तो ए नंबर मैंने बता दिया क्या, प्रोजेन कायमा, जो प्लैक्टन कायमा के अंतर्गत आता है। इसी का हम बी नंबर देख लेते हैं। तो बी नंबर क्या है, बी नंबर जो है इसको बोलते हैं बी नंबर। बी नंबर क्या है, स्यूडन, लिखिए स्यूडो, टी यहां पास साइलेंट है, स्यूडो प्रोजेन कायमा, प्रोजेन कायमा। तो यहां पास स्यूडो प्रोजेन कायमा, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। तो होता कैसे है, ये देखिए बना देता हूं मैं, ये। तो ये क्या है, क्लोजली इंटरवुवेन है। ये क्या है, क्लोजली इंटरवुवेन, क्लोजली देख रहे हैं। फिर उसके बाद इनकी मतलब अलग से आइडेंटिटी की ही नहीं जा सकती, देखिए सब गूथे हुए हैं,
इनका जो माइसीलियम है गुथा हुआ दिख रहा है, तो नो इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेकिन उस वाले कंडीशन में क्या होता था, उसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी पता कर सकते थे, मेंटेन रहती थी। ये एग्जांपल इसमें पाया किस में जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हायर फंगस जो हैं उसमें ये पाया जाता है, तो लिख सकते हैं हायर फंगी में ये पाया जाता है। फिर अगला मॉडिफिकेशन है राइजोमॉर्फ। तो पहला मैंने बता दिया, दूसरा आप देखिए, दूसरा कौन सा मॉडिफिकेशन है, राइजोमॉर्फ। तो राइजोमॉर्फ में होता कैसे है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए कैसे होता है, ये माइसीलियम ऐसे पाया जाता है इसमें, ये माइसीलियम एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, माइसीलियम एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, और यहाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजा निकला होता है, राइजा ये, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, माइ राइजो मतलब रूट, मार्फ मतलब मार्फोलॉजी, तो वो समझ में ही आया होगा, रूट लाइक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसमें होता क्या है, इसमें रूट लाइक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जैसे रूट होता है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये नो इंडिविजुअलिटी, इसमें देखिए पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते, इसीलिए नो इंडिविजुअली, ठीक है। फिर उसके बाद हाई इन्फेक्टिव कैपेसिटी, इसमें इन्फेक्शन की कैपेसिटी हाई पाई जाती है, तो हाई इन्फेक्शन कैपेसिटी, तो यहां पास हमने राइजोमार्फ देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है, पाया किस में जाता है ये भी जान लेते हैं। तो ये पाया जाता है आर्मी ले रीला मेला, तो ये पाया किस में जाता है, आर्मी लेरिया मेला, ठीक है। उसके बाद हम अगला मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, अगला मॉडिफिकेशन थर्ड नंबर देखते हैं। तो अगला थर्ड नंबर जो है उसको बोलते हैं स्क्लेरन, एक मिनट, थर्ड नंबर जो है स्क्लेरन, ठीक है, स्क्लेरन कायमा से बनता है, ठीक है, स्क्लेरोटियम या स्क्लेरोसियम, टीएम भी बोल सकते हैं, सीएम भी बोल सकते हैं, स्क्लेरोसियम, स्क्लेरन कायमा टाइप पे, ठीक है। तो ये बनता कैसे ये देख लीजिए, ये माइसीलियम की सेल, ये ब्रांच भी निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि फिलामेंट खूब सारे उलझ जाते हैं, कई सारे फिलामेंट एक दूसरे से उलझ जाते हैं, यहाँ पास भी बना लेते हैं अलग से, ये तो खूब सारे जब हाइपी में माइसीलियम उलझ जाते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये करता क्या है देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, कंप्लीट जो ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा स्टे मतलब अलग अलग लेयर में आ जाता है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पास मास ऑफ हाइफी। तो ये कैसा है,
कॉम्पैक्ट, तो पहला पॉइंट बनाएंगे कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफी, तो हाइफी का मास ऑफ मतलब इकट्ठा हो जाता है। दूसरा, सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये बनता कब है, अनफेवरेबल कंडीशन में, तो सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव हो जाता है। और ये जो बनता है किसके लिए बनता है, फूड स्टोरेशन के लिए, तो रिजर्व्ड या स्टोर फूड भी लिख सकते हैं, रिजर्व्ड फूड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर आप लिख सकते हैं कि ये जो है अगर ये टूट जाए, बडिंग टूट जाए तो एक नया माइसीलियम बना लेता है, तो एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, तो लिख सकते हैं हेल्प्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव मतलब कायिक रिप्रोडक्शन प्रजनन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल किस में पाया जाता है। तो ये सबसे पहले पाया जाता है क्लैवीसेप्स, क्लैवीसेप्स परप्यूरिया, इंपॉर्टेंट। दूसरा ये पाया जाता है राइजोक्टिना, दूसरा किस में पाया जाता है, राइजोक्टिना सालोनी। फिर अगला है मैक्रोफोमिना, मैक्रोफोमिना, ठीक है। तो यहां पास मैंने स्क्लेरोसियम के बारे में बता दिया। अगला है स्यूडोस्क्लेरोसियम, तो अगला है इसी का है, फोर्थ नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर तक देख लिए, अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है स्यूडो स्यूडो स्क्लेरो, एक मिनट, फोर्थ नंबर है जो स्यूडो स्क्लेरोसियम, तो इसमें होता क्या है, ये बनाता क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, आपको बताया था मैंने जब मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था, तो फ्रूटिंग बॉडी बता रहा था, एस्कोकार्प बेसिडियोकार्प, तो ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर एस्कोकार्प है, ये इसके अंदर स्पोर्स हैं, ठीक है। तो जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके बेस में स्ट्रक्चर कुछ बनता है ऐसे, ये यहाँ सेल, मास ऑफ सेल, ऐसे, ठीक। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्यूडो स्क्लेरोसियम, ये जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं क्या, स्यूडो, एक मिनट, स्यूडो स्क्लेरोसियम, यही वाला पार्ट है। ये कहाँ बनता है, एट द बेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, तो ये बनता किस में है, लिख सकते हैं एट द बेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के बेस में बनता है। अब इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एग्जाम्पल है पॉलीपोरस, पॉलीपोरस, ये बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है, ठीक है।
मैंने बेसिडियोमाइसिटीज अच्छे से पढ़ाया था। अगला नंबर पेज में चलते हैं, स्ट्रोमाटा। अगला जो मॉर्फोलॉजी है, अगला जो मॉर्फोजेनेसिस है, मतलब रूपांतरण जो है, स्ट्रोमाटा है। स्ट्रोमाटा। तो स्ट्रोमाटा क्या होता है? ये क्या होता है कि जब कोई भी सेल रिप्रोडक्टिव सेल की तरह काम करने लगे, तो स्ट्रोमाटा देखिए कैसे लिखते हैं हम पहले, एनी टिश्यू that participate in reproduction तब ये क्या कहलाएगी? स्ट्रोमाटा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है ये जानते हैं। एग्जाम्पल है स्क्लेरोसिया। अगला है एप्रिजेशन। तो अगला पॉइंट, अगला मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। अगला 6 नंबर है ना, 6 नंबर है। तो अगला देख लेते हैं, एप्रीसोरियम। एक मिनट, गलत हो गया। एप्रीसोरियम एप्रीसोरियम के बारे में देख लेते हैं, कैसे क्या होता है एप्रीसोरियम। तो होता क्या है कि ये माइसीलियम ऐसे ऐसे स्टोमेटा लाइक, ये स्टोमेटा बीच में, ठीक है। ये पिलर ऑफ सेल है, ये। तो यहां एक कोई स्पोर होगा, मान लेते हैं यहां कोई स्पोर होगा, कोई सा भी स्पोर हो सकता है। ये स्पोर क्या बनाएगा, यहां पास इसको ढकेगा ये, और ढक के यहां एक स्ट्रक्चर बनाएगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये देखिए, ये अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसी को बोलते हैं एप्रीसोरियम। इसी का नाम क्या है, एप्रीसोरियम। यही एप्रीसोरियम है, स्वेलिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। और ये हमें पाया किस में जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो लिखिएगा, प्रेजेंट इन पैरासिटिक फंगस या फंगी, ठीक है। यूजली इन एक्टोपैरासाइट, ठीक है। मेनली क्या किस में पाया जाता है, जनरली यूजुअली इन एक्टोपैरासाइट। कैसा, एक्टोपैरासाइट, ठीक है। ये जो होता है हेल्प्स इन पिनेट्रेशन। तो अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि हेल्प्स इन पिनेट्रेशन, किसमें मदद करता है, भेदन में, पिनिट्रेशन में। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक ही लिखवाऊंगा, इरिस्फी या इरीसीफेल्स। इरीसीफेल्स में जितने भी मेंबर हैं, इरिस्फी इत्यादि, तो ये किस में पाया जाता है, इरीस्फेल्स में पाया जाता है। अगला रूपांतरण देख लेते हैं, 7th नंबर।
7th नंबर रूपांतरण है हॉस्टोरियम। क्या नाम है? हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम चूसकांग हिंदी में बोलते हैं। ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नॉब जैसी संरचना होती है। बना के देख लेते हैं कैसा होता है। तो ये ऐसा पाया जाता है। ये ठीक है। इसमें क्या होता है? बीच में नॉब जैसा स्ट्रक्चर, ढक्कन नुमा आकृति ऐसे आ जाती है। ये इसी को बोलेंगे हॉस्टोरियम। हिंदी में बोलते हैं चूसकांग। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें पहला पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या करता है ये? एब्जॉर्प्शन। पहला पॉइंट एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये एक तरह का ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ओनली पैरासाइट की बात कर रहा हूं। ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? कुछ जैसे ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ पास एंजाइम छोड़ता है। कैसे एंजाइम? लिटिक एंजाइम। लिटिक एंजाइम करते क्या है? ये जो लेयर है इसको तोड़ देते हैं। तो ये जो है एंजाइम रिलीज करता है। तो रिलीज लिटिक एंजाइम। कैसा? लिटिक एंजाइम। ठीक है। तो यहाँ पास 7 प्रकार के मैंने रूपांतरण बताए। उसके बाद हम देख लेते हैं रेप्रोडक्शन, कि रेप्रोडक्शन फंगस में कैसे होता है। तो अगला पॉइंट है रेप्रोडक्शन ऑफ फंगी। रेप्रोडक्शन ऑफ फंगी। फंगी में रेप्रोडक्शन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। याद करने की ट्रिक, वास। वास मतलब वी फॉर वेजिटेटिव रेप्रोडक्शन, ए फॉर आसेक्सुअल रेप्रोडक्शन, एस फॉर हो गया सेक्सुअल रेप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले हेडिंग करेंगे वेजिटेटिव रेप्रोडक्शन। तो पहला वाला पार्ट है वेजिटेटिव रेप्रोडक्शन। हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रजनन। ठीक है। काया के द्वारा होती है, मतलब पूरे बॉडी में कहीं से भी रिप्रोडक्शन हो जाए तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। पहला इसमें टाइप है फ्रेगमेंटेशन। कैसा टाइप है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जितने भी फिलामेंटस लाइक माइसिलियम होते हैं, मतलब मेजरली सभी में ये पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? फिलामेंटस फंगी। तो फिलामेंटस फंगी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है एस्परजिलस। एस्परजिलस। दूसरा है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया। तीसरा है म्यूकर। और अगला है राइजोपस। एक मिनट, राइजोपस। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने बताया फ्रेगमेंटेशन में। मेनली सभी फंगी में फ्रेगमेंटेशन होता है। अगला है फ्यूजन, सॉरी फिशन बोलते हैं, फ्यूजन नहीं, फिशन। फिशन मतलब विखंडन, मतलब टूट जाना। फिशन मतलब विखंडन। विखंडन मेजरली किस में पाया जाता है? मेजरली ये पाया जाता है ईस्ट में।
किसमें पाया जाएगा? ईस्ट में। अगला देख लेते हैं, अगला है बर्डिंग, यहीं पास देख लेते हैं। थर्ड नंबर बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है? एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है और टूट के एक नया माइसीलियम बना लेता है, तो ये कहलाता है बर्डिंग कहलाता है। ये होता किस में है? ये होता है ईस्ट में, और लिख सकते हैं ऑस्टिलिगो में, ऑस्टिलैगो में। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगला हेडिंग करिए सेक्सुअल नहीं, आसेक्सुअल पहले देखते हैं, फिर लास्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगला है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 20% फंगी में पाया जाता है। ठीक है, जितने भी प्रकार के रिप्रोडक्शन है उसमें 20% आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि अबाउट 20% fungi have only asexual reproduction। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता क्या है? इसमें मेजरली बनता है स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब ये स्पोर कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो हो सकता है यूनिसेलुलर स्पोर, यूनिसेलुलर स्पोर, एक कोष की स्पोर। ये एक कोष की स्पोर का नाम क्या है? कोनिडिया। क्या नाम है? कोनिडिया। ये इंपॉर्टेंट है, कोनिडिया। ये मेजरली पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है एस्परजिलस में। किस में पाया जाएगा? एस्परजिलस में और पेनिसिलियम में। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सोजीनस स्पोर। कुछ स्पोर ऐसे होते हैं जो एक्सोजीनस होते हैं। एक्सोजीनस का मतलब बाहर की तरफ पाए जाते हैं। एक्सोजीनस स्पोर। एक्सोजीनस स्पोर जो होते हैं, यही एग्जांपल होगा कोनिडिया। इसमें एस्परजिलस पाया गया और पेनिसिलियम। फिर उसके बाद कुछ स्पोर ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर स्पोर। तो कुछ स्पोर ऐसे जो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल किसमें किसमें पाए जाएंगे? तो एग्जाम्पल है इसमें अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, और दूसरा है सेरोस्पोरा। ये दो एग्जाम्पल हो गए। फिर उसके बाद कुछ स्पोर ऐसे होते हैं जो अंदर पाए जाते हैं, आंतरिक रूप से होते हैं। ऐसे स्पोर को एंडोजीनस, क्या बोलेंगे? एंडोजीनस स्पोर बोलेंगे। तो एंडोजीनस स्पोर जो हैं, इस किसमें किसमें पाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। ये पाया जाता है एग्जाम्पल म्यूकर, किसमें? म्यूकर में। और दूसरा राइजोपस में एंडोजीनस स्पोर पाया जाता है। अब ये जो कोनिडिया होता है ये मुख्यतः दो पार्ट में होता है। एक को बोलते हैं जू स्पोर और दूसरे को बोलते हैं अप्लेनोस्पोर। तो हम कोनिडिया के बारे में जानेंगे। तो अगला पेज देखते हैं। देखिए, अब कुछ स्पोर होते हैं जो जू स्पोर कहलाते हैं, जू स्पोर। तो जू स्पोर
जू स्पोर जो होते हैं मोबाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लैजिला से क्या करते हैं, चले जाते हैं, तो ये मोटाइल होते हैं। इसमें मेजरली हम एग्जाम्पल जान लेते हैं कि कौन कौन से जू स्पोर हो सकते हैं। तो पहला है पाइथियम में पाया जा सकता है, पाइथियम। अगला फाइटोप्थोरा, अगला है एल्ब्यूगो, ठीक है। फिर है अगला आर्चला, ठीक है। अब उसके बाद कुछ स्पोर ऐसे होते हैं जो मोटाइल नहीं होते, ऐसे स्पोर को क्या बोलेंगे, आप्लैनोस्पोर, आप्लैनोस्पोर। ये स्पोर मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल होते, क्योंकि इसमें फ्लैजिला ही नहीं पाया जाता। ये नॉन मोटाइल हो सकते हैं, लिख भी सकते हैं नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसमें म्यूकर राइजोपस, म्यूकर राइजोपस, ठीक है। और है पीलोबोलस, ये इत्यादि इत्यादि एग्जाम्पल है। कुछ स्पोर होते हैं जिसको बोलते हैं ऑइडिया, क्या बोलेंगे, ऑइडिया, ऑइडिया। ये ऐसे स्पोर होते हैं, देखिए बनते कैसे हैं ये स्पोर, ये मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें टिप में एक सेल लाइक स्ट्रक्चर स्पोर बनेगा ऐसे, और बनते ही जाएगा। ये पाया किस में जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पाया किस में जाता है, तो कॉलीबिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कॉलीबिया में। अगला है कॉपरीनस में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला है क्लैमाइडोस्पोरस, अगला कौन सा है, यहीं पास बना लेते हैं। अगला है क्लैमाइडोस्पोरस, क्लैमाइडोस्पोर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाया किस में जाता है, ये पाया जाता है ऑस्टिलिगो में, किसमें, ऑस्टिलेगो में। तो यहां पास मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से बता दिया। अब लास्ट बचता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, जिसमें से मैंने एस्कोमाइसिटीज कंप्लीट करा दिया है, और दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, ये भी कंप्लीट करा दिया है। और यहाँ हम माइकोलॉजी आपको कंप्लीट दे रहे हैं। हमारे बैच से जुड़ने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से मेहरा क्लासेस ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस सब्सक्राइब करिए, और बैच की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 9200925830 पर आप कॉल कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ मई तक में, मई के लास्ट एंड में आपका 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। माइकोलॉजी आपको कंप्लीट यूट्यूब में दे दिया जाएगा, लेकिन और भी वायरोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, और 9th यूनिट टोटल आपको ऐप में पढ़ाई जाएगी। और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अच्छे से देना है, अपनी तैयारी अच्छे से करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप हमारे ऐप में हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। अभी हमारे बैच का जो प्राइस है वो 4999 है, लेकिन 4999 ओरिजिनल प्राइस है, होने वाला है, लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है वो 2999 है, ठीक है। तो आप अभी इनरोल होइए और अपने बैच को अवेल करिए, और
10 की 10 यूनिट आप पढ़ के आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाके अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।